हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो हम उनके लिए लेकर आए हैं 100 नंबर बिल्कुल पक्का कर देने वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। ये पार्ट 2 का वीडियो है। इससे पहले हमने पार्ट 1 का वीडियो बनाया है खंड का नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। 22 फरवरी के पेपर में 100% यही सारे प्रश्न आएगा जो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। पक्का ये सारे प्रश्न पूछा जाएगा। सभी टॉपिक एक ही वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। महामैराथन वीडियो है आज का, ये हिंदी का पार्ट 2 का वीडियो है, याद रखिएगा। यानी हिंदी व्याकरण का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। साहित्यिक हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार उनका टारगेट है 100 में से 95% मार्क्स लाना, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। सभी टॉपिक स्टूडेंट एक ही वीडियो में अब आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं जो बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहला आपका कहा जाता है संस्कृत का गद्यांश। 7 नंबर का पूछा था, इसको हम बताएंगे। संस्कृत का श्लोक या पद्यांश कह लीजिए, ये भी 7 नंबर का पूछा था, इसको भी हम बताएंगे। तीसरा है रस छंद अलंकार, 2-2 नंबर का पूछा था, 6 नंबर इसमें भी कंफर्म कर देंगे। निबंध जो कि 9 नंबर का पूछा था, इसमें भी हम बता देंगे। संध विच्छेद, प्रत्यय, समास विग्रह, विभक्ति परिचय, ये भी क्या है 2-2 नंबर का समास विग्रह, ये सब पूछा था। 6 नंबर इसमें, 3 नंबर का ये होता है, 6 3 9, इसमें भी पक्का हो जाएगा। नया टॉपिक ऐड हुआ है हमारा साहित्यिक हिंदी में, 8 नंबर का पत्र लेखन भी होता है। तो यानी सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं जो हिंदी व्याकरण से संबंधित है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद में 50 नंबर इसमें बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि सर आपने तो कहा था शुरुआत में कि 100 नंबर बिल्कुल पक्का, तो 50 नंबर हमने उसमें पक्का किया था, 50 नंबर आज भी पक्का हो जाएगा, तो 100 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट 2 का वीडियो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, तो तैयार कर लीजिए। पेपर 22 को है, फोड़ दीजिए जाकर 22 फरवरी को। चलिए देखते हैं सबसे पहला जो संस्कृत गद्यांश है। महत्वपूर्ण संस्कृत का गद्यांश आ चुका है जो कि बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। संस्कृत गद्यांश आप देख सकते हैं, हालांकि 7 नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर दिया जाता है इसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए। हमें करना क्या है, बेसिकली 2 प्रश्न होंगे जिसमें से हमें एक का संदर्भ लिखना है, यानी किस चैप्टर से, किस पाठ से लिया गया है ये गद्यांश संस्कृत का। दूसरा हमें संदर्भ लिखना है। 5वां हमारा जो 5 नंबर दिया जाएगा वो दिया जाएगा इसका हिंदी में मीनिंग निकालने के लिए कि इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है। 2 नंबर श्लोक के लिए, चैप्टर का नाम बताने के लिए, 5 नंबर हमें दिया जाता है हिंदी में मीनिंग बताने के लिए। तो महत्वपूर्ण गद्यांश है, और जो ये मैं गद्यांश बताने वाला हूँ ये बोर्ड एग्जाम में पूछा आता है। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है महर्षि दयानंद, चैप्टर से ये आपका संस्कृत का गद्यांश लिया हुआ है। बोर्ड पेपर में आपका 2 पूछा जाता है, करना एक ही है जिसके लिए 7 नंबर आपको दिया जाएगा। आज की इस वीडियो को देख लो, 7 नंबर पक्का है। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि ये क्या गद्यांश दिया हुआ है कि सोरा राष्ट्र प्रांते टक, यहाँ पर देखिए टडकारा नामनी ग्रामे श्री कृष्ण, यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण तिवारी नामनो धना, यहाँ पर देखिए धनाडस्य ओदिच्या विप्रवंश्यस्य धर्मपत्नी शिवस्य पार्वती भाद्र पद्मासे नव, यहाँ पे देखिए नव्यमय्या तिथो गुरुवासरे मूल नक्षत्रे एकासी, यहाँ पे देखिए एकाशी त्रिराष्ट्र 10, यहाँ पे देखिए 10 शततमे वैक्रमाब्दे, यहाँ पे देखिए वैक्रमाब्दे पुत्र रत्म जनत। संस्कृत पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगा आप लोगों को भी, जो भी संस्कृत के स्टूडेंट हैं उनको तो पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो यहाँ पर देखिए हमने पढ़ लिया और हमें चैप्टर का नाम भी पता चल गया कि महर्षि दयानंद चैप्टर से लिया गया है। तो अब चलिए क्या करना है, जैसे कि हमने बताया आपको 2 नंबर दिया जाएगा। सबसे पहले चैप्टर का नाम बताना है। हमें चैप्टर का नाम पता चल गया है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि पेपर में आपको 2 पूछा जाएगा, यानी जो बोर्ड पेपर होगा उसमें 2 आपका संस्कृत का गद्यांश दिया होगा। तो एग्जामिनर कैसे पहचानेगा कि आप लोगों ने कौन सा गद्यांश को किया है, हर एक वीडियो में मैं यही बताता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको संकेत डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या डालना, संकेत, कि हमने ये गद्यांश को किया है, एग्जामिनर भी पहचान जाए ताकि कोई इसको दिक्कत ना हो, 7 नंबर देकर आगे बढ़ जाए। क्या कहीं चाहिए हमें, कुछ भी नहीं चाहिए, 7 नंबर चाहिए हमें एक गद्यांश में। तो यहाँ पर देखिए उसके लिए हमें करना क्या है, जो आगे का ये 2 वर्ड है, यानी एक वर्ड इसको हम उठाकर यहाँ पर लिख देंगे, सोरा राष्ट्र प्रांते, इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद में डॉट डॉट करके यहाँ पर जो लास्ट का ये यानी पीछे वाला जो वर्ड है इसको हम लिख देंगे यहाँ पर।
लिख दिया हमने। अब देखिए कंप्लीट हो गया हमारा। एग्जामिनर जो है वो जान जाएगा कि बच्चे ने ये वाला गद्यांश किया है, पढ़ेगा, 7 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। अब जैसा कि हमने बताया संदर्भ लिखना, तो संदर्भ लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें लिखना क्या है, संदर्भ। चलिए संदर्भ लिख कर दिखा देते हैं। देखिए संस्कृत का संदर्भ लिखना बहुत ही ज़्यादा इजी है। काफ़ी स्टूडेंट समझते कि बहुत टफ है, बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी गद्य में जो होता है वो थोड़ा आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन वो भी नहीं हार्ड है, ये भी बहुत हार्ड नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉमा के अंदर लिख देंगे संस्कृत भाग के चैप्टर का नाम लिख देना यहीं के बाद में हमारा महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद, इसको भी हम कॉमा के अंदर कर देंगे। पाठ से अवतरित है या उद्धृत है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पाठ से अवतरित। देखिए हमारा कंप्लीट हो चुका है, संदर्भ हमारा लिख चुका है। 2 नंबर इतना लिख देंगे, पक्का हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के महर्षि दयानंद पाठ से ये गद्यांश संस्कृत का लिया गया है, यानी जो गद्यांश है इस चैप्टर से लिया गया है। तो हमने चैप्टर का नाम तो बता दिया। अब हमें इसका हिंदी में पूरा मीनिंग बताना है। इसका है एक्चुअली में मीनिंग होता क्या है, तो देखिए इसका हमने अनुवाद भी किया हुआ है। टाइम बचाने के लिए हमने पहले से लिख रखा हूँ, ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है आपको। अनुवाद में देखिए सोरा राष्ट्र प्रांत के टंकरा, यहाँ पर देखिए सोरा राष्ट्र प्रांत के टंकरा नामक ग्राम में ओदिच्चे ब्राह्मण वंश के श्री कृष्ण तिवारी नामक एक धनी की पत्नी ने शिव की, यहाँ पे देखिए अर्धांगिनी पार्वती के सदृश विक्रम संवत 1881 के भद्रपद के महीने में नवमी तिथि को बृहस्पतिवार के दिन मूल नक्षत्र में पुत्र रत्न को जन्म दिया। किसको जन्म दिया, यहाँ पर देखिए सौराष्ट्र प्रांत के टंकरा नामक ग्राम में औदिच्य ब्राह्मण वंश की श्री कृष्ण तिवारी नामक एक धनी की पत्नी ने शिव की अर्धांगिनी पार्वती के सदृश विक्रम संवत 1881 के यहाँ पर देखिए भाद्रपद के महीने में नवमी तिथि को यहाँ पर देखिए नवमी तिथि के बृहस्पतिवार के दिन मूल नक्षत्र में पुत्र रत्न को जन्म दिया। यह इसका पूरा सार है, यानी इसका मीनिंग है, व्याख्या है, जो भी कहना चाहिए कह लीजिए। ये हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है। इतना ही करना था, ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, चैप्टर का नाम बता देना है, संकेत जरूर डाल दीजिएगा, संदर्भ आपने लिख दिया है, अनुवाद कर दिया है, 7 नंबर देकर एग्जामिनर आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो महत्वपूर्ण इस संस्कृत का श्लोक आ चुका है। इसको भी श्लोक क्या कह सकते हैं, नहीं तो आप इसको पद्यांश भी कह सकते हैं। बेसिकली ये संस्कृत का है तो इसको जो है श्लोक ही कहा जाता है। तो ये भी बोर्ड एग्जाम में 2 ही पूछा जाता है और इसमें भी सारा प्रोसेस वही है, यानी गद्यांश की तरीके से। बस यहाँ पर क्या है, थोड़ा कवि वाला फील दे देता है, जैसे हिंदी गद्य और पद्य में होता है ना, सेम उसी प्रकार से इसमें भी है। तो ये जो हमारा श्लोक लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, जो चैप्टर का नाम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसका चैप्टर का क्या नाम है, सुभाषित रत्नान। देखिए सुभाषित रत्नान जो चैप्टर है, इसके सारे गद्यांश को आपको पढ़कर जाना है बोर्ड एग्जाम में। इससे एक ना एक, और एक आपका नया ऐड हुआ है साहित्यिक हिंदी में ऋतु वर्णनम, उसको भी पढ़ लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आएगा। उससे एक ना गद्यांश आएगा, श्लोक आएगा, और एक इससे आएगा सुभाषित रत्नान से, 2 आएगा, 2 पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए जल बिंदु निपातेन कर्मश पूर्यते घटा, जल बिंदु निपातन कर्मश पूर्यते घटा, सा हेतु सर्व विद्यानम धर्मस्य च धनस्य च। ये हमने पढ़ लिया। हमें क्या करना है, हमें संदर्भ लिखना है। 2 नंबर हमें संदर्भ का दिया जाएगा, 7 नंबर इसमें भी है।
2 नंबर संदर्भ का, 5 नंबर इस हमें क्या है व्याख्या का। संकेत सबसे पहले हम लिखेंगे, इसमें भी संकेत लिखना जरूरी है स्टूडेंट। संकेत के अनुसार ही सारा कार्य होता है ना। देखिए जल बिंदु, डॉट डॉट करेंगे, फिर ये लास्ट का जो 2 वर्ड इसको हम उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, धनस्य चा, धनस्य चा हमने लिख दिया। संकेत हमारा कंप्लीट हो चुका है। एग्जामिनर जान जाएगा कि बच्चे ने ये वाला श्लोक को किया है। चलिए देखते हैं, संदर्भ लिखना है। हमने चैप्टर का नाम तो बता ही दिया, सुभाषित रत्नान जो चैप्टर का नाम है। इसका संदर्भ देखिए, प्रस्तुत श्लोक, ये हमारा श्लोक आएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के श्लोक, हमारी यहाँ पर देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, यहाँ पर भी हमें संस्कृत लिखना है क्योंकि ये संस्कृत का लिया है ना। देखिए संस्कृत भाग में संकलित चैप्टर का नाम लिख देना यहाँ पर हमें, सुभाषित रत्नान, जो कि ब्लैक पेन से लिखना है। रत्नानी, कॉमा के अंदर कर देंगे, लिख देंगे सुभाषित रत्नानी। ये हमारा हो गया संकलित, पाठ से अवतरित है, पाठ से अवतरित है। यहाँ पर भी हमारा संदर्भ कंप्लीट हो चुका है, यानी जो हमारे श्लोक का संदर्भ था कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नान पाठ से अवतरित है। ये हमारा 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। एग्जामिनर हमें 2 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका पूरा मीनिंग बताना कि चैप्टर का नाम तो हमने बता दिया, अब इसका मीनिंग बताना कि इसका व्याख्या क्या होता है। जिस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं ना हम इंग्लिश का हिंदी में, सेम इसी प्रकार से हमें इसका संस्कृत से हमें हिंदी में करना ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर देखिए अनुवाद आ चुका है, अनुवाद आपको ऐसे ही करना है। देखिए फ़र्क यहाँ क्या होता है, देखिए दोनों में मैं बता दूँ, गद्यांश संस्कृत का चाहे गद्यांश हो या पद्यांश हो यानी श्लोक, दोनों में फ़र्क इतना होता है। फ़र्क ये क्या होता है कि इसमें क्या थोड़ा श्लोक जो होता है छोटा दिया होता है, संस्कृत का जो गद्यांश है थोड़े बड़े में दिया होता है। फ़र्क दोनों में क्या है, फ़र्क इसमें क्या, ये कवि वाले की श्रेणी में आता है यानी श्लोक की श्रेणी में, वो आ जाता है गद्य की श्रेणी में। जैसे आपका हिंदी गद्य पद होता है ना, सेम वही वाला समझिएगा, ये संस्कृत का है। अनुवाद में है कि जल की बूंद बूंद गिरने से, जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, ये सभी विधाओं धर्म और धन का कारण है। अर्थात ब्रैकेट में देखिए, अर्थात थोड़ा थोड़ा करके विद्या क्या, विद्या धर्म व धन संचित होता है। यहाँ पर देखिए विधा आ गया है, विद्या भी होना चाहिए, यहाँ पर विद्या भी हो सकता है, विद्या धर्म धन संचित होता है। जल की बूंद बूंद से गिरने से ही घड़ा भर जाता है, ये सभी विधाओं धर्म और धन का कारण है। इसी का पूरा मीनिंग था, हमने बता दिया है कैसे आप लोगों को हल करना है। बहुत ही बेस्ट तरीका है स्टूडेंट, और ऐसे ही आप लोग हल कीजिएगा। देखिए चैप्टर में मैं बता दूँ, श्लोक का जो पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में श्लोक सभी को आपको तैयार कर लेना है। सुभाषित रत्नानी, दूसरा आपका ऋतु वर्णम, ये 2 चैप्टर आप जरूर पढ़कर जाइएगा, सारे को कंप्लीट कर लीजिए। जो 2 चैप्टर हम बताएं सारी श्लोक को, 7 नंबर आपका कोई नहीं काट सकते, मैं गारंटी लेता हूँ। कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है हमने तो बता दिया इस वीडियो में। संकेत आप जरूर डालिएगा, यानी दोनों में से 2 दिया जाता है, दोनों में से किसी एक को करना है। एग्जामिनर को ये पहचाना है कि हमने ये वाला सर किया है। संदर्भ आपको, जैसा कि यहाँ पर आप मान लीजिए ऋतु वर्णनम का ये श्लोक दे दिया गया, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ऋतु वर्णनम लिख देना, बाकी का सारा एज इट इज वही रहेगा, करना कुछ भी नहीं है, बस चैप्टर का नाम चेंज कर दीजिए, सारा वही रहेगा। अनुवाद आपको करना पड़ेगा, यानी जो श्लोक रहेगा उसी से संबंधित हमें अनुवाद भी करना है। तो ये वाला भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।
अब चलिए देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रस छंद अलंकार। पूछा क्या गया 10 नंबर में कि वीर रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। 2 नंबर का आपका एक टॉपिक होता है, यानी 1 नंबर आपको परिभाषा का दे दिया जाएगा, 1 नंबर आपको उदाहरण का। फिर श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। रोला अथवा हरि गीत का छंद का लक्षण देते हुए इसका एक उदाहरण लिखिए। समझ में आ गया? तो ये 2 नंबर का पूछे जाने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ये ना कि पूछा ही ना जाए, ये हर साल पूछा जाता है और आपका 6 नंबर फिक्स रहता है। 6 नंबर आपके हर साल ये फिक्स रहता है और आज के इस वीडियो को देखने के बाद में हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा 6 नंबर। तो पूरा वीडियो देखो और 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण आपके लिए रस छंद अलंकार लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए रस आ चुका है। देखिए रस आपके काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, लेकिन जो चर्चित रस है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है वो चर्चित रस कौन सा है? वो आपका है करुण रस, हास रस और करुण रस, हास रस और एक आपका आ जाता है जो कि भयानक रस। ये 2-3 रस आपका बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाता है रस के मामले में। तो यहाँ पर देखिए करुण रस का मैं परिभाषा आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा आता है। देखिए इसमें एक ट्रिक भी होता है इसका स्थायी भाव लिखने का, जैसा कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं पहले परिभाषा दिखा देता हूँ। देखिए इसका स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। यहाँ पर देख सकते हैं शोक है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव में संयोग करता है, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। तब किसकी उत्पत्ति होती है प्यारे स्टूडेंट? करुण रस की। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव में संयोग करता है, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। इसमें आप क्या है, इसका स्थायी भाव आप इस तरह से सिंपल से लिख सकते हैं ताकि एग्जामिनर समझ जाए। इसका स्थायी भाव इस तरह से लिखिएगा आप, लिखना चाहे तो। यहाँ पर देखिए देखिए गलत हो चुका है, इसको काट दीजिए। स्थायी भाव इस तरह से भी आप लोग लिख दीजिएगा, स्थायी भाव शोक। नहीं तो आप लोग इस तरीके से भी लिख दीजिए, यानी परिभाषा ही दे देंगे तो एग्जामिनर संतुष्ट हो जाएगा। हाँ, समझेगा कि बच्चे को तरीका मालूम है। समझ में आ गया? तो रस आप इसी तरीके से लिखिएगा। अब देखिए रस लिखना हमें क्या है, पूरा हमें नंबर नहीं मिलेगा। जब हम उसका उदाहरण देंगे तब हमें जाकर 2 नंबर मिलेगा। तो इसका उदाहरण देखिए मणि खोयो भुजंग सी जननी, मणि खोयो, यहाँ पर देखिए मणि खोयो भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश और अंधे आज बनाकर मुझको, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। यानी यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से जो करुण रस है यहाँ पर पीड़ा, दुख, पूरा यही सारे से रिलेटेड रहता है। अब देखिए आपने कई सारे उदाहरण याद, देखिए बोर्ड एग्जाम में जो आपका उदाहरण होता है, उदाहरण तो आपका एक ही पूछा जाता है, लेकिन आपने क्या है, मान लीजिए कि आपने किसी बुक से याद किया है, कई प्रकार के अलग उदाहरण होते हैं। जैसे कि एक मणि खोयो वाला हो गया और एक आपका हो गया जथा फंक भी रखा गया दीन। तो कई सारे उदाहरण होते हैं। परिभाषा आप एक ही लिखिएगा, लेकिन उदाहरण आपके मल्टीपल होते हैं। तो जो आपको उदाहरण अच्छा लगे जो कि करुण रस के ऊपर हो, यानी एक प्रकार से करुण रस पर फिट बैठता हो और करुण रस से ही आधारित हो, तो वो आप उदाहरण लिख दीजिएगा। ये नहीं कि आप यही लिखेंगे तभी जाकर आपको एग्जामिनर नंबर देगा। आपने जो याद किया है, हर एक सब्जेक्ट नहीं, हर एक जो आपका बुक है हिंदी का, उसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं। विद्या क्वेश्चन में अलग होता है और उसके बाद में बुक में अलग होता है। अलग अलग जो आपके क्वेश्चन बैंक है उसमें अलग अलग प्रकार के उदाहरण दिए होते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख दीजिएगा। हमें ये अच्छा लगा तो हमने ये लिख दिया। और हमें एक और मालूम है, जथा पंक बिन अखग अत दीना, फन कविवर कर हीना और असमम जीवन बंद बिन तो ही, जो जड़ देव जियावन मोही। एक और ये भी क्या है, उदाहरण है। तो 2 जो आपको अच्छा लगे लिख दीजिएगा। हालांकि करुण रस का परिभाषा आप लोग इसी तरीके से लिखिएगा। समझ में आ गया? 1 नंबर आपको इसके लिए और 1 नंबर उदाहरण के लिए। तो ये करुण रस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में देखिए अगला जो हमारा रस आ जाता है वो भयानक रस आ जाता है। देखिए भयानक रस, हास रस। हमने जैसा कि आपको 3 रस के बारे में बताया जो कि सबसे ज़्यादा चर्चित है, बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, करुण, हास, भयानक। तो भयानक रस का भी देख लीजिए। इसका स्थायी भाव भय है। इसका स्थायी भाव क्या है? भय है। और स्टूडेंट आप लोग ऐसे ही लिखिएगा। यहाँ पर हमने कलर का यूज किया तो यहाँ पर इस प्रकार मत लिखिएगा। यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप ब्लैक स्केच से, ये ब्लैक स्केच है, ब्लैक स्केच से आप लिख दीजिएगा, नहीं तो आप ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। नीचे जो आपको हाईलाइट करने के लिए पॉइंट लगे कि हाईलाइट कर देंगे तो एग्जामिनर देखेगा, वो हाईलाइट कर दीजिएगा। देखिए इसका स्थायी भाव भय है।
किसी भयजनक वस्तु को देखने, घोर अपराध करने पर दंडित होने की विचार, यानी किसी भयजनक वस्तु को देखने, घोर अपराध करने पर दंडित होने के, यानी दंडित होने के, जो दंडित होने के विचार शक्तिशाली शत्रु या विरोधी की सामना, यहाँ पर देखिए विरोधी के सामना होने की आशंका से उत्पन्न भय की पुष्टि होने पर भयानक रस की सिद्धि होती है। यानी भय की उत्पत्ति होने पर क्या है, एक प्रकार से जो भयानक रस है इसकी सिद्धि होती है। यानी नाम से ही पता चल रहा है हमें स्टूडेंट कि भयानक रस है, यानी भय। समझ में आ गया? आपने वो सुना ही होगा भयानक रस का, एक मूवी आई थी भय, कि भैया भय का होना भी ज़रूरी है। आप लोगों ने देखा होगा शायद, कोई मूवी है, नाम याद नहीं होगा। यहाँ पर देखिए उदाहरण के हिसाब से हम समझेंगे कि लंका की सेना तो कप के गर्जन से, यहाँ पर देखिए लंका की सेना तो कप के गर्जन रव से कांप गई और हनुमान जी के भीषण दर्शन से विनाश ही भांप गई। यानी लंका में भैया हनुमान जी प्रवेश लेते हैं, वहाँ पर उनकी पूंछों में आग लगा दी जाती है। तो जो सोने की लंका है भैया, जो हमारे प्यारे हनुमान जी हैं वो क्या ध्वस्त कर देते हैं, यानी पूरा आग लगा देते हैं सोने की लंका में। तो वही कहा गया कि लंका की सेना तो कप की गर्जन रव से कांप गई और हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भांप गई। तो ये हमारा एक प्रकार से भयानक रस है, जो कि सबसे ज़्यादा जहाँ पर भय की उत्पत्ति होती है उसी को भयानक रस कहा जाता है। किसी भयजनक वस्तु या कोई अपराध कर देने पर उसके दंडित होने की जो विचार, एक प्रकार से जो भय बना रहता है। मान लीजिए आप क्या स्कूल में गए, स्कूल में आपके टीचर ने कोई क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने उसकी याद नहीं किया है, उस पर आपको जो टीचर दंड देगा उसी को भय कहा जाता है। सिंपल सा फार्मूला आप समझ लीजिएगा, इसी को भयानक रस कहा जाता है। समझ में आ गया? तो देखिए जो आपके दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रस थे हमने बता दिया है, एक आपका भयानक रस, एक आपका करुण रस। सबसे बेस्ट तरीका है, और आपने जैसा कि मैंने आपको करुण रस में बताया, जो भी आपको उदाहरण पता हो आप उदाहरण लिख दीजिएगा, लेकिन परिभाषा एक ही लिखिएगा जो कि इसी तरीके से होता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने बता दिया है। अब चलिए बात कर लेते हैं जो कि छंद के बारे में। देखिए छंद भी आपका बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छंद भी बोर्ड एग्जाम में क्या है, कितने नंबर का पूछा जाता है? 2 नंबर का पूछा जाता है। 1 नंबर आपको दे दिया जाता है परिभाषा, 1 नंबर जब आप चौपाई में यानी उदाहरण लिखते हैं उसका मात्रा लगाते हैं तो 1 नंबर इसमें भी दे दिया जाता है। और 1-1, 2-2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है आपको छोड़ना नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, उससे 1 नंबर का हाल पूछे जो 1 नंबर से फेल हो जाता है, 1 नंबर से टॉपर रह जाता है और 1 नंबर से फर्स्ट डिवीजन से रह जाता है। तो छंद में देखिए सर स्टूडेंट, सबसे पहला जो छंद आपका चर्चित छंद है, जैसा कि यहाँ पर भी देख सकते हैं पेपर में पूछा गया है कि रोला अथवा करके दोनों में से किसी में एक को करना है, तो मैं एक ही कर रहा हूँ रोला वाला। देखिए हालांकि इसमें वीडियो में हम आपको 2 बताएंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोला का देखिए, रोला एक सममांत्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13, यहाँ पर देखिए प्रत्येक चरण में, यहाँ पर देखिए प्रत्येक चरण में 11 और 13 की विराम यति से 24 मात्राएं होती हैं। क्या इसके 24 मात्राएं होती हैं इसके प्रत्येक चरण में। यहाँ पर ये नहीं कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, यहाँ पे एक लाइन में, यानी जो उदाहरण होगा हम उदाहरण के साथ में आपको समझाएंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए उदाहरण है कि जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी और निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, निज बल से बलमेट विधर्मी क्या है, मुगल कुराजी। यहाँ पर बताया क्या गया, सबसे पहले क्या है, उदाहरण के साथ जब आप समझेंगे तो ज़्यादा इसमें क्या अच्छा रहेगा। उदाहरण देखिए कि जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, इसके क्या है 11 और 13, यहाँ पर क्या है आपको 11 मात्राएं, इसमें 13, 24 मात्राएं क्या हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये जो आपका एस वाला सिंबल है, यानी जो ये एस वाला सिंबल है ये 2 कहा जाएगा और ये वाला 1 कहा जाएगा। आप लोगों को भी पता होगा, हाई स्कूल में आपने पेपर दिया होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, 11 नंबर इसमें मिल गया, कॉमा लगाया, आप देख सकते हैं। जिन्होंने, देखिए यहाँ पर 13 होना चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13, 13 हो गया। तो 13 और 11, 11 3 1 4 1 2, 24 मात्राएं इसमें हमारा कंप्लीट हो चुका है। निज बल से बल बेट विधर्मी मुगल कुराजी, तो इसमें भी हमें क्या 11 मात्राएं ढूंढना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद में देखिए 9, फिर 9 2 11, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर हमें 13 होना चाहिए। तो 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13, टोटल यहाँ पर हमारा 24, यानी 24 मात्राएं हमें रोला में लाना है। और जब रोला को क्या है आप परिभाषा जब देंगे तो रोला को सबसे पहले क्या है आपको परिभाषा नहीं, परिभाषा क्या आपको उदाहरण के सहित देना है। परिभाषा आपने लिख दिया, परिभाषा क्या है इसमें क्या दोनों जब साथ में मिलेगा, चाहे उदाहरण भी हो
या परिभाषा, तब जाकर आपका रोला कंप्लीट होगा परिभाषा और उदाहरण के सहित में। ये आपका रोला हो गया। रोला एक सममात्रिक छंद, इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 विराम यति 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 क्या होता है, विराम होता है, और 24 मात्राएं होती हैं एक एक लाइन में। हमने उदाहरण दे दिया है। रोला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका छंद है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब उसके बाद में देखते हैं अगला। देखिए दूसरा है हमारा सोरठा। सोरठा भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। सोरठा देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, यदि आप यही तैयार कर लेते हैं तो 6 नंबर आपका पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। समझ में आ गया? 6 नंबर आपका फिक्स है। बस आपको जो मैं बताता हूँ उसको आप तैयार करते जाइए। देखिए सोरठा जो छंद है आपका, जिस छंद में पहले, सोरठा छंद का परिभाषा देखिए कि जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, उसे सोरठा कहते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करना है, आपको परिभाषा अच्छे से कंप्लीट पढ़ लेना है। यहाँ पर देखिए क्या है कि जिस छंद में पहले और तीसरे चरण में 11, यानी एक पहला, ये देखिए मैं दिखा दूँ आपको, ये वाला, ये क्या पहला चरण है, ये तीसरा चरण है, तो इसमें क्या 11-11, जैसा कि यहाँ पर 11-11 मात्राएं थी। सेम इसी प्रकार से कि पहले और तीसरे चरण में 11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होनी चाहिए, उसे सोरठा कहते हैं। ये दोहे का उल्टा होता है, यानी जो दोहा होता है, दोहा भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये दोहे का क्या होता है, उल्टा होता है। दोहे का उल्टा, जैसे कि दोहा में 13 आगे होता है, वहाँ पर 11 होता है, यहाँ पर क्या है, आगे पहले 11 हो गया, फिर यहाँ पर 13 हो गया है। समझ में आ गया? उदाहरण के सहित में हम समझेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, जे ही सुमिरत सिद्ध होई, जे ही सुमिरत सिद्ध होई, गणनायक करिवर वंदन, और करहु अनुग्रह सोई बुद्धि, और रास शुभ गुण बदन। यहाँ पर देखिए राव, यहाँ पर देखिए रास शुभ गुण संदन। तो ये हमारा क्या उदाहरण हो गया। यहाँ पर जो मात्राएं यहाँ पर पूछा गया है कि पहले ये देखिए, ये आपका पहला चरण है, फिर ये आपका तीसरा, देखिए 1 2 3, तो पहले तीसरे, दूसरा चौथा। यहाँ पर हमें क्या करना है, 11 मात्राएं ढूंढना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11, 11 हो गया। इसमें भी क्या करना है, 11 मात्राएं ढूंढना है। यहाँ पर देखिए कॉमा लगा है, 2 2 4 2 6 6, यहाँ पर नहीं, ये देखिए ये हटा दीजिए, यह कॉमा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें भी हमारा 11 हो गया। यहाँ पर हमें क्या करना है, 13 मात्राएं ढूंढना है। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गया। देखिए 2 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी क्या है, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में क्या है, 13-13 मात्राएं होनी चाहिए। हमारा ये सोरठा भी कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ईजी। बस आप इसी तरीके से क्या है, छंद को हल कीजिएगा। तो 2 छंद हमने महत्वपूर्ण छंद के बारे में आपको बता दिया है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छंद तैयार कर लीजिएगा, अपना 2 नंबर फिक्स कर लीजिएगा। अब हमारा आ जाता है अलंकार। देखिए अलंकार हमारा आ चुका है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अलंकार आपके बोर्ड एग्जाम में। ये भी आपके 2 नंबर का पूछा जाता है। कौन कौन से अलंकार है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको बता दूं। अलंकार आपके कई सारे अलंकार होते हैं। अनुप्रियास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, भृतिमान, उसके बाद में दृष्टांत, अति संयुक्त, कई प्रकार के अलंकार हैं। लेकिन जो चर्चित है एक प्रकार से, जो बोर्ड एग्जाम में आता है, वो कोई 4 ही है। एक अनुप्रियास, रूपक, यमक, उसके बाद में श्लेष। ये 4 प्रकार के, अनुप्रियास, यमक, श्लेष और रूपक, ये 4 प्रकार के अलंकार आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो उसी में से सबसे पहले हम रूपक अलंकार का परिभाषा आपको बताएंगे। देखिए हमने रूपक अलंकार का परिभाषा हर एक वीडियोज में बताया है। तो यहाँ पर देखिए रूपक अलंकार का परिभाषा क्या होगा। जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित, या जहाँ उपमेय और उपमान में निषेधात्मक, यहाँ पर देखिए निषेध रहित आरोप हो, या वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। एक हमारे शब्द में आप लोग पढ़िए कि जहाँ उपमेय और उपमान में काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाए, यानी कोई आभेद आरोपित किया जाए कि ये आभेद है, आरोपित किया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। समझ में आ गया, जहाँ पर आभेद हो रहा है। उदाहरण के साथ में हम समझेंगे। देखिए गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, और पकड़ प्रकट न लाज निशा अवलोकी। यहाँ पर जो अलंकार है, उदाहरण हमने इस तरह से लिखा है।
उदाहरण आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। आपने मान लीजिए किसी और अपने बुक या क्वेश्चन बैंक से याद किया है, तो आपका कोई और होगा अलंकार यानी उदाहरण होगा, तो उदाहरण आप उसका भी याद कर सकते हैं। मेरे पास एक और उदाहरण है कि उदत उदयगिरी मंच पर रघुवर वाल पितंग और विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। एक हमारे पास रूपक अलंकार का ये भी उदाहरण है। तो दोनों में से जो मुझे अच्छा लगेगा वो हम लिख देंगे। हालांकि मैं पेपर देने नहीं जा रहा हूँ, आप लोग देने जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग ही इस तरह से लिख दीजिएगा। रूपक अलंकार का परिभाषा देख सकते हैं, 2 लाइनों में, ज़्यादा नहीं है। जहाँ उपमेय और उपमान में काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। बस आप इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपका मिल जाएगा। हालांकि करना एक ही है। उसके बाद में देखिए यमक अलंकार। मैं इस वीडियो में भी आपको 2 बताऊंगा। 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यमक अलंकार देखिए, यमक अलंकार जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार यानी जो जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, तब वहाँ पर क्या है, यमक अलंकार होता है। यानी एक ही अर्थ 2 बार। मैं यहाँ पर दिखा दूँ उदाहरण। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा नवमंडल तारक वृंद खले। यानी यहाँ पर देखिए काली फिर घटा, यहाँ पर 3 बार, यानी एक अर्थ का कई। यहाँ पर देखिए जब एक ही शब्द का 2 या 2 से अधिक बार, ये 2 हो गया, इससे अधिक बार तीसरा हो गया, तो बार बार भिन्न अर्थों को प्रयुक्त होता है। घटा हो गया, फिर घमंड, फिर घटा, भिन्न भिन्न अर्थों को प्रयुक्त होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। समझ में आ गया। उदाहरण के साथ जब आप समझेंगे, 1 नंबर आपको किसके लिए दिया जाता है, उदाहरण के लिए 1 नंबर आपको परिभाषा के लिए दिया जाता है। तो यही प्रकार है यमक अलंकार का भी देख सकते हैं। छोटा छोटा है, ज़्यादा बड़े में नहीं है। काफ़ी जो हमारी स्टूडेंट है वो घबरा जाते हैं कि सर रूपक अलंकार छंद और इसका रूपक अलंकार छंद यानी छंद और रस कैसे लिखेंगे। तो देखिए काफ़ी आपका ये एक प्रकार से नॉर्मल है। ये हमने क्लास 9th में हमने याद किया था और अभी तक मुझे याद है। हालांकि मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका है, फिर भी हमें याद है और ये मैं क्या तैयार करता रहता हूँ। तैयार मैंने एक बार किया था, मैंने बार बार नहीं, सिर्फ एक बार 9th में तैयार किया था और अभी तक याद है। जिन भी विद्यार्थी को याद होगा उनको भी पता होगा। रूपक अलंकार का भी परिभाषा हमने बता दिया है। करुण रस का भी हमने परिभाषा बता दिया, इसका उदाहरण भी दे दिया है। फिर इसका भी हमने बता दिया भयानक रस की कि लंका की सेना तो कप के गर्जन से रौं से काँप गई और हनुमान जी के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। महत्वपूर्ण निबंध आ चुका है। बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का पूछा जाता है और आपका 9 नंबर आज की इस वीडियो में पक्का हो जाएगा। क्लास 12 हिंदी का महत्वपूर्ण निबंध हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। विज्ञान वरदान है या अभिशाप, बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि निबंध कैसे लिखा जाता है, निबंध लिखने का बेस्ट तरीका क्या है और एग्जामिनर हमारी कॉपी में कैसे निबंध को देखकर 9 नंबर बिल्कुल पक्का कर देता है। आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी आप लोगों को हम देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है और बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। यहाँ पर देखिए विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तो सबसे पहले हमें क्या है, महत्वपूर्ण निबंध में हमें रूपरेखा लिखना कंपलसरी है। रूपरेखा कह लीजिए या संकेत कह लीजिए। तो रूपरेखा में यानी हमें हेडिंग बताना होता है कि बेसिकली हम इस निबंध में क्या बताने वाले हैं, यानी हमारे निबंध का सार क्या होगा। जैसा कि हमारा निबंध है विज्ञान के ऊपर, विज्ञान है वरदान है या अभिशाप है। तो रूपरेखा में देखिए प्रस्तावना हमें बताना रहेगा, प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन इसके बारे में। फिर विज्ञान वरदान के रूप में कैसे है, यानी इसका फ़ायदा क्या है, वरदान ये बताना है। इसके कुछ क्षेत्रों के बारे में बताना, जैसे यातायात के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, फिर दैनिक जीवन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में, फिर औद्योगिक क्षेत्र में, यानी जो विज्ञान वरदान के रूप में है यानी किन क्षेत्रों के रूप में हमें बताना है। फिर विज्ञान क्या है, अभिशाप कैसे है। जैसे हमने वरदान के बारे में तो बात कर लिया, अब हमें अभिशाप के ऊपर तो भी बात करना होगा, तो इसके बारे में भी बताना है। फिर लास्ट में हमारा कंक्लूजन निकलेगा, यानी पूरे का सार निकलेगा कि पूरे निबंध का सार क्या है बाबू। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है, निबंध में प्रस्तावना कंपलसरी है। प्रस्तावना हमें डालना, इंट्रोडक्शन, जैसा कि हम जाते हैं किसी कॉलेज में या कहीं पर भी हम एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आपके फैमिली के कौन सा नाम है, माता पिता का क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो। सेम उसी प्रकार से इसमें निबंध में भी हमें इंट्रोडक्शन देना है। अब इतना तो आप लोग जान ही गए होंगे ना। देखिए आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक, हेडिंग जरूर डाल लीजिएगा इस तरह से, आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। मानव समाज की सारी यहाँ पर देखिए
मानव समाज की सारी गतिविधियों आज विज्ञान से परिचालित है। यहाँ पे देखिए परिचालित है। दुर्जय प्रकृति पर विजय प्राप्त कर आज विज्ञान मानव का भाग्य विधाता बन बैठा है। विज्ञान क्या है? मानव का भाग्य विधाता बन बैठा है। अज्ञात रहस्यों की खोज में उसने आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयों तक नाप दी है। किसने? विज्ञान ने। यहाँ पर देख सकते हैं इसके इंट्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन। और देखा जाए स्टूडेंट, आप क्वेश्चन बैंक और बुक में देखते हैं, उतना हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें छोटा लिखना है, 250 शब्दों में इसका आंसर देना होता है, जिससे जो हमारा एग्जामिनर है 9 नंबर देकर आगे बढ़ जाता है। तो हमें उतना ही लिखना है। तो इस वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो हमने प्रस्तावना तो बता दी आप लोगों को कि प्रस्तावना ये है विज्ञान किस तरह से है, पर इसमें किस तरह से यानी भाग्य विधाता बन बैठा है विज्ञान आज हमारे मानव जीवन पर। अब बात कर लेते हैं विज्ञान वरदान के रूप में कैसे है वरदान की, फिर उसके बाद में अभिशाप के बारे में बताएंगे। देखिए विज्ञान वरदान के रूप में इस तरह से है। देखिए आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण, आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोक से आलोकित है। प्रांत जागरण से लेकर रात के सोने तक, प्रांत के जो जागरण यानी सुबह से रात के सोने तक के सभी क्रियाकलाप विज्ञान के द्वारा पद्धत साधनों तथा सहारे ही संचालित होते हैं। इसके सहारे ही क्या संचालित होते हैं? प्रकाश, पंखा, पानी, साबुन, गैस, स्टोव, फ्रिज, कूलर, हीटर और यहाँ तक कि शीशा कंघी से लेकर रिक्शा, साइकिल, स्कूटर, बस, कार से लेकर यहाँ पर देखिए बस, कार, रेल, हवाई जहाज, टीवी, सिनेमा, रेडियो आदि क्या है? विज्ञान वरदान के रूप में है। विज्ञान के इन विधि यानी ये जो वरदान के रूप में कुछ क्षेत्र भी बताए गए, इसके वरदानों की उपयोगिता कुछ प्रमुख क्षेत्रों का अग्र लिखित है या निम्नलिखित है या इस प्रकार से है या निम्न प्रकार से निम्नवत है। ये सारी चीज़ें हमें लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूर आप लिखिएगा कि विज्ञान इस विविध प्रकार के हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला हमारा का नंबर है यातायात के क्षेत्र में, परिवहन वाला यातायात। देखिए प्राचीन काल में मनुष्य को लंबी यात्रा तय करने में वर्षों लग जाते थे, किंतु आज रेल, मोटर, जलपोत्र यानी जल के आने जहाज वाला, वायुयान आदि के आविष्कार से दूर दूर स्थानों पर बहुत शीघ्र पहुंचा जा सकता है। यातायात और परिवहन की उन्नति से व्यापार की भी काया पलट हो गई। यानी इसकी जो उन्नत है यातायात परिवहन के क्षेत्र में, इससे व्यापार, जैसे एक देश से दूसरे देश से कुछ भी व्यापार करने के लिए बढ़ोतरी के, जैसे हम दूसरे देश से तेल मंगाते हैं ना, पेट्रोल, सेम उसी प्रकार से अपने देश से कोई भी सामान दूसरे विदेशी देशों में भेजना है तो इसके लिए यातायात पानी वाला जहाज सबसे ज़्यादा बेटर है। फिर वायु जहाज यानी हवाई जहाज भी बेटर है। तो यातायात के क्षेत्र में किस तरह से विज्ञान का एक प्रकार से स्रोत बढ़ा है, इसके बारे में बताया गया है। सबसे पहला हमारा ये टॉपिक हो गया, हेडिंग हो गया। दूसरा है संचार के क्षेत्र में। देखिए खा नंबर है संचार के क्षेत्र में। देखिए क्या है, वैतार के तार ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, तार, दूरभाष आदि की सहायता से कोई भी समाचार क्षण भर में विश्व के एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचाया जा सकता है। यानी कहने का अर्थ है टीवी वगैरह, यानी जो टीवी वगैरह आप देखते हैं ना, टेलीविज़न पर न्यूज़ वगैरह देखते हैं, सेम उसी प्रकार से एक खबर दूसरी खबर में फैल जाता है। और अब तो एक वो भी आ गया है ना न्यूज़ में, यानी 1 मिनट में 60 खबरें। तो उस तरह के संचार के क्षेत्र में कैसे विज्ञान ने प्रगति की है, इसके बारे में आपको इसमें बताया गया है। तो संचार के क्षेत्र में भी हमने बता दिया है। उसके बाद में देखिए अगला गा नंबर देखिए दैनिक। यहाँ पे देखिए दिन, यहाँ पे देखिए दैनिक जीवन में, यानी एक प्रकार से दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक दिनचर्या के जीवन में देखिए विद्युत के आविष्कार ने मनुष्य की दैनिक सुख सुविधाओं, विद्युत के जो आविष्कार ने मनुष्य के दैनिक सुख सुविधाओं को बहुत बढ़ा दिया है। वो हमारे कपड़े धोती है, गर्मी सर्दी दोनों से समान रूप से हमारी रक्षा करती है। क्या हमारी रक्षा करती है? आज की समस्त औद्योगिक प्रगति इसी पर निर्भर है। किसके? दैनिक जीवन पर। यानी गर्मी के महीने पर पंखा से हवा भी चलवाती है भैया,
किसका, विज्ञान का आविष्कार है। उसके बाद में गर्मियों के महीने में हीटर वगैरह, इससे भी हमें बचाती। तो यानी पूरा जो है विज्ञान की प्रगति है, विज्ञान वरदान किस तरह से है। ये हमारा गा नंबर भी हो गया, दैनिक जीवन वाला भी। आराम से जो लिख रहे हैं, यानी जो भी स्टूडेंट लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, लिख लीजिए। इतने ही शब्दों में आपको लिख कर याद कर लेना है। और जब आप हमारे बताए गए बातों को सुन भी रहे होंगे, कॉपी पर आप देख रहे होंगे, तो आप हमारी बातों को सुनकर भी याद कर सकते हैं और अपने शब्दों में इसको प्रेजेंट करके आप कॉपी में लिख सकते हैं। मान लीजिए आप किताबी भाषा से आप अपने शब्दों में बहुत ही अच्छा प्रेजेंट कर पाएँ कॉपी में, तो एग्जामिनर वहाँ पर देख कर आपका देखेगा लिखने का तरीका। सबसे पहले आपने अच्छे से लिखा है, आपने अच्छे से प्रेजेंट किया है विज्ञान वरदान या अभिशाप के बारे में, पूरा नंबर आपका एग्जामिनर देगा। 9 में से 9 नंबर पूरा देगा, मैं गारंटी लेता हूँ। कोई भी नंबर नहीं काटेगा, बस आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए और कैसे लिखते हैं, राइटिंग क्या है, शब्दों में गैप किया या नहीं, ये भी देखता है। लिख देंगे तो बहुत ही ज़्यादा रहेगा। अब देखिए घ नंबर में क्या है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सक के क्षेत्र में। स्वास्थ्य एवं चिकित्सक क्षेत्र में क्या है, देखिए मानव को भयानक और संक्रामक रोगों से पर्याप्त सीमा तक बचाने का श्रेय विज्ञान को ही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में विज्ञान को ही है। कैंसर, क्षय, फिर उसके बाद में टीबी, हृदय रोग एवं अनेक जटिल रोगों का इलाज विज्ञान द्वारा ही संभव है। जो अनेक जो जटिल रोग है, इनका जो उपाय है किसके द्वारा संभव है, विज्ञान के द्वारा। यहाँ पर देख सकते हैं जटिल रोगों का इलाज वो विज्ञान के द्वारा ही संभव है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं छोटा छोटा किया हुआ है। क्वेश्चन बैंक में आपको देखेंगे तो जो टॉपिक है आपका, जो निबंध है विज्ञान वरदान एवं अभिषेक, ये बहुत बड़े में दिया हुआ है स्टूडेंट, बहुत बड़े में दिया हुआ है, लेकिन हमें उतना लिखने की ज़रूरत तो है नहीं। 9 नंबर का पूछा गया है, बाकी सारे भी टॉपिक तो करना है, बहुत सारे हिंदी में टॉपिक हैं। तो स्वास्थ्य चिकित्सा वाला भी हमारा हो गया। अब देखते हैं अगला नंबर हमारा, औद्योगिक क्षेत्र में किस तरह से भैया विज्ञान वरदान के रूप में साबित हुआ है। देखिए भारी मशीनों के निर्माण ने बड़े बड़े कारखानों को जन्म दिया है, जिसमें श्रम, समय और धन की बचत के साथ साथ प्रचुर मात्रा में संभव भी हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हुआ है, किसके द्वारा, विज्ञान के द्वारा। भारी मशीनों के निर्माण में बड़े बड़े कारखानों को जन्म दिया है। जैसे कोई भी कारखाना है, मान लीजिए कि कोई भी, जैसे दूध बन रहा है ना, दूध हो गया या कपड़े वगैरह हो गया, तो बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा ही हमारे इसे निर्माण हो रहा है और विज्ञान की ये प्रगति ही है। तो औद्योगिक क्षेत्र में किस तरह से, नहीं इसका आंसर आप अपने शब्दों में भी दे सकते हैं स्टूडेंट, हेडिंग बनाकर आप अपने शब्दों में भी इसका आंसर दे सकते हैं, बस आप समझ लीजिए निबंध को। तो हमारा अड़ा नंबर भी हो गया औद्योगिक क्षेत्र में भी। अब चलिए हम बात कर लेते हैं विज्ञान अभिशाप कैसे है। जैसा कि हमने इसका फायदा वाला तो सारा बात कर लिया कि किस तरह से उपयोगी हमारे जीवन में है, क्या क्या क्षेत्र में विज्ञान सबसे ज़्यादा प्रगति की है। अब इसका नुकसान भी हम जान लेते हैं विज्ञान अभिशाप के रूप में क्यों, किस तरह से। देखिए विज्ञान अभिशाप के रूप में विज्ञान का एक और पक्ष भी है। विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला तथस्थ साधन है। यहाँ पर देखिए तथस्थ साधन है, मानव चाहे जैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है। मानव जो है विज्ञान का चाहे जैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। सभी जानते हैं कि मनुष्य में दैवी प्रवृत्ति, यहाँ पर देखिए दैवी प्रवृत्ति भी है और आसुरी प्रवृत्ति भी सामान्य रूप से। जब मनुष्य की दैवी प्रवृत्ति प्रबल रहती है तो वो मानव कल्याण से कार्य किया करता है। अतः कहा जा सकता है कि आज विज्ञान का विध्वंस शक्ति पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है। जहाँ एक और विज्ञान ने मानव जीवन को अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर विज्ञान के ही कारण मानव जीवन अत्यधिक खतरों से परिपूर्ण तथा असुरक्षित भी हो गया है। साथ ही गैसों के रिझाव से अनेक व्यक्तियों के प्राण भी जा चुके हैं। एक रामधारी सिंह दिनकर जी का वो था, यानी पद्यांश था कि सावधान मनुष्य, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यानी ये हमारा एक प्रकार से वो हो चुका है विज्ञान अभिशाप के रूप में कैसे, हमने पूरी जानकारी यहाँ पर दे चुका हूँ। ये देख सकते हैं आप, आराम से वीडियो को रोक कर भी इस निबंध को पढ़ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट पूछा जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। 9 नंबर का है, 9 नंबर बहुत ही ज़्यादा होता है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, तो तैयार कर लीजिए, ऐसा ही लिखना है।
अब देखिए लास्ट में पूरा क्या हमारा कंक्लूजन निकल कर आता है, निष्कर्ष जिसको कहते हैं, उपसंहार भी इसको हम कहते हैं हिंदी में। देखिए विज्ञान सचमुच तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनारीपन में अपना अंग भी काट सकता है। यानी जो रामधारी सिंह दिनकर का मैं आगे बताया था कि रामधारी सिंह दिनकर का एक पद्यांश है, क्या पद्यांश है कि सावधान मनुष्य विज्ञान है तलवार तो दे इसे तू फेंक, तजकर मुँह स्मृति के पार, अभी तू है शिशु अज्ञान, काट लेगा अंग बड़ी ये तीखी बड़ी है धार। यानी काट लेगा अंग, तीखी बड़ी है इसकी धार। सावधान मनुष्य विज्ञान, यानी सावधान मनुष्य, उसी के बारे में बताया गया रामधारी सिंह दिनकर। तो यानी सारी पूरी चीज़ें इसी के ऊपर है कि विज्ञान सचमुच क्या है, तलवार है जिसमें व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है अपनी, और अनाड़ी पर में अपने अंग भी काट सकता है। इसमें दोष तलवार का नहीं, उसके प्रयोक्ता यानी इसको चलाने वाला का हाथ है, प्रयोक्ता का है। विज्ञान ने मानव के सम्मुख असीमित विकास का मार्ग खोल दिया है, जैसे कि विकास के क्षेत्र में, जैसा कि बेरोजगारी के क्षेत्र में, उसके बाद में बढ़ोतरी के क्षेत्र में, और भी सारी चीज़ें जो हैं एक प्रकार से विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान में बढ़ोतरी हुई है, हमारे देश में प्रगति हुई है। सेम उसी प्रकार से ये उपसंहार में। तो इतना ही आप निष्कर्ष लिख दीजिएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा। तो निबंध देखिए स्टूडेंट, हमने कैसे आप लोगों को बताया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा और अपना 9 नंबर बिल्कुल पक्का कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद जैसे हिंदी व्याकरण में आपका ये पूछा जाता है और हर साल पूछे जाने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का टॉपिक है संधि विच्छेद। नाम तो सुना ही होगा। 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का आपका पूछा जाता है। 3 नंबर इसमें पक्का हो जाता है संधि विच्छेद में। कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद हैं, चलिए बात कर लेते हैं। 1-1 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस को हमें क्या है, छोड़ना नहीं है। जिन भी स्टूडेंट ने कह रहे हैं कि छोड़िए बिल्कुल भी मत। मैं हर एक वीडियो में यही बताता हूँ। उन स्टूडेंट से 1-1 नंबर का एक प्रकार से वो पूछे कि जो फेल हो जाते हैं 1 नंबर से। पहला क्वेश्चन देखिए, शायक का संधि विच्छेद है। शायक का संधि विच्छेद क्या होगा, 4 आपके पास ऑप्शन है। इनमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो खा हो जाएगा, से धन अका हो जाएगा शायक का सही संधि विच्छेद। हर एक टॉपिक में जैसे संधि विच्छेद में हम 4 प्रश्न बताने वाले हैं, सेम उसी प्रकार से प्रत्यय और विभक्ति परिचय में भी हम ऐसे ही प्रश्नों को बताएंगे। दूसरा है पुनः रमते का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा, 1-1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं, और आपके क्वेश्चन बैंक और आपके बुक में भी दिया हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको तैयार कीजिए। तो पुनः रमते का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ऑप्शन में देखिए 4 आपके पास ऑप्शन हैं, इनमें से आपका हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुनः। आप देखिए पुनः प्लस रमते हो जाएगा, पुनः रमते का सही संधि विच्छेद। तीसरा क्वेश्चन है पोधन अका की संधि है, क्या हो जाएगा, पोधन अका की संधि क्या हो जाएगी, पोधन अका या पावक या पोअक। तीसरे का आपका खा हो जाएगा, पावक हो जाएगा, पोधन अका का सही संधि। चौथा नंबर देखिए, विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है स्टूडेंट बताइए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1-1 नंबर का क्वेश्चन है। तो विसर्ग संधि का जो उदाहरण हो जाएगा, 4 का आपका क्या हो जाएगा, राम स्तरति हो जाएगा विसर्ग संधि का उदाहरण। तो ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है संधि विच्छेद का। मैं और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को तैयार करा चुका हूँ। पार्ट 1 वाला वीडियो यानी खंड का वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो अभी मैंने 1 से 2 दिन पहले ही, यानी शायद कल ही अपलोड किया है, जाकर देख लीजिएगा। कल ही हमने अपलोड किया है वो वीडियो, जाकर देख सकते हैं, जो कि 45 मिनट में शायद हिंदी खत्म हो जाएगी, जो कि खंड का है। सारी चीज़ें बताई हैं इसमें, बहुविकल्पीय, फिर गद्यांश पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी और खंड काव्य तैयार कर लीजिए। संधि विच्छेद भी हमारा हो गया। अब चलिए देखते हैं समास विग्रह। 1-1 नंबर का 2 प्रश्न पूछा था समास विग्रह पर, 2 प्रश्न यानी 2 नंबर कन्फर्म हो जाता है। देखिए सबसे पहला आपका समास जो पूछा गया है वो है अधिहरि में कौन सा समास है, जो अधिहरि में समास है कौन सा समास है ये बताना है आप लोगों को। का आपका द्विगु समास, खा बहुव्रीहि समास,
गा द्वंद्व या घा अव्ययभाव। तो अधिहरी में जो समास हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा समास, वो आपका हो जाएगा अव्ययभाव समास। अधिहरी में समास हमने काफ़ी बार बताया भी हूँ आप लोगों को, आप लोग हमारी वीडियोज को देखते होंगे तो आपको पता होगा। दूसरा है महात्मा में समास कौन सा होगा, अव्ययभाव समास होगा, कर्मधारण, द्विगु या द्वंद्व हो जाएगा। तो कर्मधारण पर टिक लगा दीजिए, जहाँ पर भी दिखे महात्मा नाम का समास कर्म धारण पर आप टिक लगा दीजिए, आंख मूंद कर, सही जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। तीसरा देखिए समास क्या है, हमें क्या समास पूछा था उसका बेसिकली में विग्रह करना होता है, समास का नाम लिखना है। देखिए महानदी में प्रयुक्त समास कौन सा होगा, महानदी में प्रयुक्त समास प्यारे स्टूडेंट क्या होगा, तो वो आपका कर्मधारण हो जाएगा। महानदी में कर्मधारण, ना कि अव्ययभाव, ना कि द्वंद्व, ना कि द्विगु। चौथा है चंद्रशेखर में समास है, अव्ययभाव समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है, या इनमें से कोई नहीं। चंद्रशेखर में कौन सा समास हो जाएगा, तो चौथे का सी राइट आंसर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने तो वहाँ पर का खागा, हमारा एक नया नया रूप है, मैं ABCD में भी लिख सकता हूँ और उसमें भी लिख सकता हूँ। हालांकि बोर्ड एग्जाम में आपका आ बा सा करके पूछा आएगा, देखिए वहाँ पर इस तरह से पूछा था आ बा सा और दा, इस तरह से पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने का खा गा के से फिर ए बी, काफ़ी सारे स्रोत हैं। तो देखिए हमारा समास विग्रह भी आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। समास विग्रह भी हमने 4-4 प्रश्न हर एक टॉपिक को बताना है, और भी आपके क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए ताकि 1-1, 2-2 नंबर वाला प्रश्न छूटे बिल्कुल भी ना, सारे को आप कर पाएँ और सारे का नंबर आप लोग ले पाएँ। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, अब हमारा आ चुका है प्रत्यय। क्या आ चुका है, प्रत्यय आ चुका है, जो कि साहित्यिक हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1-1 नंबर का आपका 2 प्रश्न ये भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जाएगा। हालांकि जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अपने, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। तो पहला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया है कि पठितव्य, यहाँ पे देखिए पठितव्य में प्रत्यय कौन सा है, ये आपका कतवतु, तव्यत, तुमुन या इनमें से नहीं। तो पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, वो आपका हो जाएगा बी, तबियत हो जाएगा पठित्व में प्रत्यय। दूसरा देखिए उकत्व शब्द में प्रत्यय होगा, उकत्वा शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, कत्वा हो जाएगा या नियर, मतुप या त्वा। दूसरे का आपका कत्वा हो जाएगा, दूसरे का क्या हो जाएगा, कत्वा हो जाएगा, जो कि प्रत्यय है। तीसरे देखिए गुरुत्वम में प्रत्यय कौन सा होगा, तबियत होगा, कत होगा, त्वा होगा या मतुप होगा, गुरुत्वम में। तीसरे का आपका सी यानी गा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, हत्वा में प्रत्यय कौन सा होगा, हत्वा में जो आपका प्रत्यय हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, का, नियर, खत, कत्वा या तव्यत या मतुप। हत्वा की यहाँ पर बात हो रही है तो 4 का आपका खा हो जाएगा, कत्वा हो जाएगा राइट आंसर, जो कि हत्वा में प्रत्यय है, यानी 4 का आपका खा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रत्यय भी कंप्लीट हो चुका है। संधि विच्छेद, समास और प्रत्यय ये हमने बता दिया है। अब जो हमारा अगला टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है विभक्ति, विभक्ति परिचय। देखिए अब हमारा स्टूडेंट क्या आ चुका है, विभक्ति परिचय आ गया है। बेसिकली ये क्या 2 नंबर का एक ही प्रश्न होता है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है मैं आप लोगों को दिखा दूं। देखिए क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाएगा, कहाँ पर है, हाँ ये देखिए, ये देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद पर विभक्ति तथा संबंधित नियम, यानी इसका हमें सूत्र बताना है, इसका नियम बताना है। 3 दिए होते हैं, तीनों में से किसी में एक को करना होता है, जिसके लिए एग्जामिनर हमें 2 नंबर देगा। तो मैं इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ विभक्ति परिचय को, 2 लेकर आया हूँ, दोनों को मैं बताऊँगा। तो ग्राम निकसा नदी बहती, यानी इसका हमें हिंदी में मीनिंग बताना है। तो गाँव के निकट नदी बहता है, मैं लिख देता हूँ, गाँव के निकट क्या है, नदी बहती है, नदी, गांव के निकट क्या है, नदी बहती है। तो हमने इसको लिख दिया नदी बहती है। अब हमें इसका क्या लिखना है, नियम लिखना है, तो यानी सूत्र लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे नियम,
नियम इसका क्या है, अबिता परता समया निक्सा हा प्रतियोगी, लिख देता हूं, अबिता परिता समया निक्सा हा। हाँ, अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा प्रतियोगी, प्रतियोगी अपि, ये हमारा इसका एक प्रकार से क्या हो गया, नियम हो गया, सूत्र हो गया। अबिता परता समया निक्सा हा प्रतियोगी। अब यहाँ पर क्या है, विभक्ति भी पूछा गया है, तो हमें लिखना है कि कौन सा विभक्त है इसमें। तो इस तरह से हम लिख देंगे विभक्ति। विभक्त कौन सा है, द्वितीय विभक्त, नाम याद रखिएगा, द्वितीय विभक्त हो जाएगा यहाँ पर। ग्राम निक्सा नहता बहती, ग्राम के निकट नदी बहती है। नियम क्या है, अबिता परता समया निक्सा हा प्रतियोगी, विभक्त द्वितीय विभक्त, ग्राम निक्सा नदी बहत, 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। बस आप इतना ही कीजिएगा, नियम बता दीजिए इसका कौन सा विभक्त है, मिल जाएगा। तो एक ही हमारा हो गया। दूसरा देखिए क्या है, अहमपि तव्या सार्ध यास्यामि। देखिए इसका क्या हो जाएगा, मैं बता देता हूं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, ये हमारा होगा। यानी अहमपि तव्या सार्ध यश्यामि, मैं भी तुम्हारे साथ क्या जाऊंगा। यहाँ पर भी हमें वही लिखना है, नियम लिखना है, नियम लिख देते हैं हम। और ये मत जानिएगा कि एक ही नियम होगा, अलग अलग नियम होता है। नियम इसका क्या हो जाएगा, सूत्र जिसको हम सहयुक्ते प्रधाना, सहयुक्ते प्रधाने, सहयुक्ते प्रधाने, ये इसका क्या होगा, नियम हो गया, जो कि नियम हमने बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं इसका विभक्ति, कौन सा विभक्त होगा। छोटा छोटा कभी भी नियम दे दिया जाता है सूत्र। इसका विभक्त हो जाएगा तृतीय विभक्त। देखिए ये इसमें हमने सिर्फ 2 ही बताया विभक्ति परिचय को, जो कि 2 इंपॉर्टेंट है। बस आपको क्या करना है, नियम लिखना है, विभक्ति लिखना है, उसका हिंदी में मीनिंग बताना है। जैसा कि यहाँ पर हमने मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा इसको बता दिया, नियम को बता दिया और विभक्ति को बता दिया। 2 नंबर आपको मिल जाएगा, किसी एक को ही करना है, 3 दिए होते हैं। तो ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमने क्या है, संधि विच्छेद प्रत्यय समास और विभक्ति परिचय को बता दिया। अब हमारा लास्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है वो पत्र लेखन, यानी पत्र कैसे लिखते हैं, उसके ऊपर देख लेते हैं वीडियो, और कंप्लीट हो जाएगा हमारा। 50 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं वो वाला भी टॉपिक। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अब आपका आ चुका है पत्र लेखन। पत्र लेखन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाने वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके इस साल नए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये ऐड हुआ है, 8 नंबर बिल्कुल पक्का कर लीजिए। ऐसे ही आप लोग बोर्ड एग्जाम में पत्र लिखिएगा और अपना जो 8 नंबर है बिल्कुल कंफर्म लिख लीजिएगा। टॉपर भी ऐसे ही आपका पत्र लेखन लिखते हैं, अपना जो पत्र लेखन टॉपर लिखते हैं सेम इसी प्रकार से लिखते हैं। जो गलतियां हैं वो आप लोगों को नहीं करने में, गलतियों के बारे में बताऊंगा कि जो आपको क्या है नहीं करना है। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, किस टॉपिक के ऊपर हमें पत्र लिखना है। ये देखिए, आपके नगर में प्रदूषित पानी पीने से दस्त व हैजे के रोगी बढ़ रहे हैं। नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। यानी आपके नगर में प्रदूषित पानी पीने से दस्त व हैजे के रोगी बढ़ रहे हैं, नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को ये पत्र लिखिए। समझ में आ गया, ये आपको पत्र लिखना है किसके ऊपर, नगर पालिका के ऊपर जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से हमारा खेल स्टार्ट होता है सारा, जो पत्र लिखने का जो सारा सिलसिला स्टार्ट होता है प्यारे स्टूडेंट, यहीं से स्टार्ट होता है। सबसे पहले क्या है, जो ब्लू आपका पेन है यानी नीला पेन से आप इस तरह से लिख दीजिएगा, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी। यहाँ पर अपना एड्रेस आप लिख सकते हैं, जहाँ पर जैसे पेपर आप जब देने जाएंगे तो यहाँ पर आप अपना स्कूल का नाम लिख दीजिए, अपना एड्रेस लिख दीजिए, जो आपके आसपास के जो नगर पालिका है। जैसे यहाँ पर बुक के हिसाब से मैंने लिख दिया है कटनी नगर पालिका कटनी, यहाँ पर देखिए
कटनी नगर पालिका कटनी। विषय किस चीज़ के बारे में है, यानी विषय हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि किस टॉपिक के ऊपर हम क्या है ये पत्र लिख रहे हैं, किसके ऊपर पत्र लिख रहे हैं। तो विषय जो हमारा है प्रदूषित पानी से महामारी की आशंका, प्रदूषित जो पानी से महामारी की आशंका, इसी के ऊपर हमें क्या है ये पत्र लिखना है। आपने सबसे पहले एक प्रकार से एक इंट्रो अपना इंट्रो दे दिया कि सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी क्या है, उस प्रकार से आपको माननीय उनको कहना है, सेवा में कहना है कि आप हमारे एक प्रकार से आदरणीय हैं। तो प्रदूषित पानी में महामारी की आशंका, यहाँ पर महोदय या मान्यवर आप लिख दीजिएगा। समझ में आ गया? कोई भी टॉपिक पर आप पत्र लेखन लिख रहे हैं तो सबसे पहले यही आप कीजिएगा, महोदय आप लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए पिछले कुछ समय से हमारे क्षेत्र में पीने का शुद्ध पानी नहीं आ रहा है। पीने का जो शुद्ध पानी नहीं आ रहा है, पानी का स्वाद भी कुछ बदला हुआ सा है। इस पानी को पीने से लोगों की कई तरह के, यहाँ पर जो ये पानी है, इस पानी को पीने से लोगों को कई तरह के रोगों को सामना करना पड़ रहा है तथा दस्त व हैजे की आम शिकायत बनी हुई है। दस्त व जो हैजे की आम शिकायत बनी हुई है। आपसे अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र की पानी के पाइपलाइन की जांच करवाएं तथा उसे अतिशीघ्र ठीक करवाएं। पुनः आपको सूचित कर रहा हूं कि हमारे समीप प्रस्थ प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में कोई भी अनुभवी स्वास्थ्य कर्मी यानी एक प्रकार से डॉक्टर या कुछ भी नहीं है, नियुक्त नहीं है। तो कृपया आप क्या इसको नियुक्त करने की कष्ट करें और आशा है आप हमारी समस्या को गंभीरता से लेंगे। किसको? स्वास्थ्य अधिकारी को यह पत्र लिखा जाता है। किस टॉपिक के ऊपर? प्रदूषित पानी से महामारी की आशंका से। अब यहाँ पर क्या करना है, आशा है कि हमारी क्या है समस्या आपको गंभीरता से लेंगे, यानी जो हमारी ये समस्या है आप लोग इसको गंभीरता से लेंगे। धन्यवाद। आप इस तरह से ब्लैक इस पेन से लिख दीजिएगा। दिनांक आप लिख दीजिए, मान लीजिए जो आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, वीडियो में कब शूट कर रहा हूँ, आज कौन सा दिन है, आज आपका जो यानी जो डे है आपका 6 तारीख है, 6 तारीख दूसरा यानी फरवरी का महीना है 2024। तो इस तारीख को मैं क्या एक प्रकार से वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इस तरह से हो गया। दिनांक भवदीय लिख देना है यहाँ पर, या अपना एक प्रकार से नाम असलम रहीम रहमानी अपना नाम लिख दीजिए। अपने दोस्तों का नाम भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया? ये सबसे बेस्ट तरीका है निबंध लिखने का, पत्र लेखन लिखने का। निबंध पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, सुबह ही हमने सुबह ही वीडियो अपलोड किया है। आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ही आपको क्या करना है, निबंध को लिखना है। निबंध में जो आपका सबसे ज़्यादा जो निबंध होता है, कौन कौन से वो निबंध इंपॉर्टेंट है, हमने एक वीडियो डेडिकेटेड बनाया है आप लोगों के लिए कि कौन कौन सा निबंध इंपॉर्टेंट है। जाकर आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपना क्या है, अपना जो पूरा नंबर है वो कंफर्म कर लीजिएगा। तो पत्र लेखन में आपके नगर में प्रदूषित पानी पीने से दस्त व हैजे की रोगी बढ़ रही, नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र लिखना है। अब देखिए कौन सी गलती आप लोगों को नहीं करनी है, जो कि हमने गलती के बारे में जैसा कहा था कि आपको गलतियों के बारे में भी जानना आवश्यक है। गलती आपको सिर्फ ये नहीं करना है, कि जो आपका जैसे यहाँ पर नीले पेन से हमने लिखा है सारी चीज़ें, जो आपको यानी जो टॉपिक होगा, यानी जिस टॉपिक पर आप निबंध लिखना चाहते हैं उसको क्या है आप सिर्फ ब्लैक पेन से लिखिएगा और सारा एज इट इज नीले पेन से लिखिएगा और एक सीरियल से लिखिए। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए सीरियल से लिखिए, नहीं कि आप सेवा में यहाँ लिख दिए, फिर स्वास्थ्य अधिकारी यहाँ लिख दिए, फिर जो नगर पालिका है इसके यहाँ लिख दिया, फिर महोदय आपने यहाँ पर लिख दिया बीचों बीच में। ऐसा नहीं लिखना है। सीरियल से आप जिस तरह से मैंने लिखा है सेम इसी प्रकार से आप सीरियल से लिखिएगा। एग्जामिनर को भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा और एग्जामिनर भी समझेगा कि बच्चे को जो कॉपी लिखने का तरीका मालूम है। आप लोगों ने